सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए वैसा ही डिट्टो पेपर यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। ये आपके मॉडल पेपर्स हैं और इसमें आपके वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 मॉडल पेपर्स मैं आपको कराऊंगा और इन तीनों मॉडल पेपर्स में आपको कम से कम 75% प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके परीक्षा में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट कवर होंगे, ऐसे प्रश्न कवर होंगे जो आपके पूरे पेपर को जो परीक्षा में पूछा जाने वाला है वही आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, वही प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इन मॉडल पेपर्स को पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से खुद इस क्लास को देखते देखते खुद से ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे उत्तर बताना है कि जैसे आप परीक्षा देने ही बैठे हैं। ठीक है, तो ये एक कंडीशन। और दूसरा, आपको अपने नंबर काउंट करने हैं कि आपको कितने अंक मिल रहे हैं ये अगर आपका पेपर होता। ये 2 काम आपको करने हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, कैलकुलेशन करिए और लिखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। और इस क्लास को पहले लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सब तक पहुंच जाए और हम लोग इसी तरीके से स्मूथली आगे बढ़ते रहें। देखिए, तो पहले आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है आपका, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या है? अब देखिए, 3/5 2 तरीका होता है कंपेयर करने का। ठीक है, या तो हरों को समान कर लीजिए, जैसे यहाँ हर जगह 10 है तो इसको भी 10 बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया? 6/10। 3/5 को कितना लिख सकते हैं? 6/10। अब ये देखिए 4/10 है, हर इसका छोटा है 6/10 से, तो ये बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा नहीं हो सकता। ये देखिए नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो ये हमेशा नेगेटिव नंबर छोटा होता है। अब यहाँ पे देखिए 6/10 और ये भी 6/10 ही है, तो ये बराबर है, बड़ा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए 7/10, इसका अंश जो है वह बड़ा है, तो ये आपकी बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या 2 है, 25, 75, 500, 1000 का समानुपात में नहीं है। 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पद के गुणनफल के नहीं है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के है, या मध्य पदों का गुणनफल 3750 है। अब देखिए, समझिए बात को, अगर ये 4 पद समानुपात में होते हैं तो क्या होता है, जो बाह्य पदों का गुणा होता है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। अब बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो आप देखिए 25 और 3 0, ये 25,000 मान आ जाएगा, और यहाँ 75 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 375 और 2 0, यानी कि 37,500। तो देखिए मध्य पदों का गुणा 37,500 आ रहा है और बाह्य पदों का गुणा 25,000 आ रहा है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अगर समानुपात में होते ही हैं तो बराबर होता। तो कारण क्या होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है, इसी वजह से यह समानुपात में नहीं है। यही सही कारण है। क्या कारण था कि ये समानुपात में नहीं है, ये पूछ रहा था। तो कारण यही है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है, इसीलिए ये समानुपात में नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 3 है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं को दोगुने के बराबर होगी? स्वयं के दोगुने के बराबर होगी। देखिए बोला कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगी। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, एक मूलधन होता है जिसको मान लेते हैं उधार पे दिया जाता है और उस पे कुछ समय अवधि होती है और उस पे कुछ ब्याज लगता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है कि धनराशि अगर दोगुनी हो रही है तो इसका मतलब क्या है। मतलब अगर शुरू में हमारा
मूलधन P था, प्रिंसिपल अमाउंट P था और बाद में 2P हो जा रहा, तो ये कैसे हो रहा होगा? 2P मतलब क्या? पहले का P और इसमें P और जुड़ा होगा। ठीक, ये पहले का P तो हमारा मूलधन है, लेकिन ये P क्या है? ये P हमारा इंटरेस्ट है, ब्याज है। ठीक है, तो किसी भी धन को दूना होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना वो धन है उतना ही ब्याज इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, ये हो जाएगा PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हमको पता है जो ब्याज है हमारा वह कितना है? P के बराबर है, तो यहाँ पे P लिख दीजिए और ये P है ही RT/100। अब हमको क्या निकालना है? हमको बस R निकालना है। हमको समय T दिया गया है तो वैल्यूज पुट कर दीजिए और R को एक तरफ लिख दीजिए। देखिए R को यहां रहने दीजिए, बाकी सबको दूसरे पक्ष में भेजिए, तो हो जाएगा P गुणे 100 और ये P गुणे T नीचे आ जाएंगे। तो T कितना है? T है 8 वर्ष दिया गया है। तो अब देखिए P से P कट जाएगा, बचेगा क्या? 100/8 और 8 को 4 से काटेंगे 2 बार में और 100 को काटेंगे 4 से तो 25 बार में कट जाएगा। 25/2 जो है ये R का मान आ जाएगा, 25/2, जिसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 12 सही 1/2%, 12.5%। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 12.5% की दर से कोई भी धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, घन में 6 फलक होती हैं जिनकी प्रत्येक फलक होती है क्या? त्रिभुजाकार, गोल, वर्गाकार, उपरोक्त सभी। तो कोई भी घन होता है, घन में आपको पता है 6 फलक होते हैं, 6 सतहें होती हैं और ये 6 सतहें कैसी होती हैं? आपको पता है घन की जो सभी भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आपस में बराबर होती हैं, सभी ए होती हैं। तो ये ए और ये भी ए। अब सामने वाले फलक को अगर आप देखें तो ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये भी ए है। तो सामने वाले को अगर हम केवल देखें तो आपको क्या दिख रहा है? एक वर्ग दिख रहा है, तो वर्गाकार होते हैं 6 फलक। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 5 है, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। बैंक सर्वाधिक ब्याज किस तरह के खाते पे देता है? चालू खाते पे, करंट अकाउंट पे, बचत खाते पे, सावधि जमा खाते पे या आवर्ती जमा खाते पे? कमेंट करके बताइए। देखिए चालू खाता, करंट अकाउंट, ये बिजनेसमैन खुलाते हैं, कंपनीज खुलाती हैं, इस पे कोई ब्याज जो है वह बैंक नहीं देता है। क्यों? इसमें पैसा डलता निकलता रहता है और बड़ा अमाउंट रहता है, तो इस पे कोई, और बचत खाता होता है जिससे जो है आम जनमानस को प्रेरित किया जा सके, जो ज्यादातर सैलरी वाले लोग होते हैं कि आप बचत करो, तो इस पे थोड़ा बहुत ब्याज जो है वह दे दिया जाता है। अब सावधि जमा खाते पे, सावधि जमा खाता यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, इस पे आपको ब्याज अच्छा मिलता है क्योंकि एक निश्चित समय के लिए आप पैसे को जमा कर देते हैं। उस पैसे को आप जब आप उस एफडी को तोड़ेंगे तभी आप उस पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक, और आवर्ती जमा खाता क्या होता है कि आप महीने महीने पे जो पैसा जमा करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन सबसे अधिक जो ब्याज मिलता है वह सावधि जमा खाते पे मिलता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे आपके समाप्त हो गए, पांचों आपने सही कर लिया होगा। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 6 है, एक वृत्त की परिधि और व्यास क्रमशः 3 मीटर 52 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर है, दोनों में क्या अनुपात है? अब देखिए अनुपात पूछ रहा है और वृत्त का परिधि और व्यास दिया है। ठीक, और परिधि कितना दिया है? देखिए परिधि आपका दिया है 3 मीटर 52 सेंटीमीटर, ये दिया है, और व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है 112 सेंटीमीटर। तो जब भी अनुपात आपको निकालना होता है, आपको देखना होता है कि जो राशियां हैं
उनकी इकाइयां क्या हैं, क्योंकि समान इकाई में रहेगा तभी अनुपात निकलेगा, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है भाग, और हमारे इस भाग में इकाइयां कट जाती हैं और एक सरल भिन्न रह जाता है जिसको हम दो बिंदी से सेपरेट करके दिखा देते हैं, वो अनुपात हमारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी तो यहाँ पे इकाइयां ही नहीं समान है, तो पहले इकाई में बनाइए इसको। देखिए 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, और 52 सेंटीमीटर पहले से है तो ये आ जाएगा आपका 352 सेंटीमीटर, और ये 112 सेंटीमीटर पहले से है। तो एक वृत्त की परिधि का अनुपात आपको लेना है व्यास से, तो 352 बटे 112 ये हो गया। अब देखिए इनको आप थोड़ा सरल कर लीजिए, इस भिन्न को सरल करेंगे तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा और 8 32, 28 बार में कट गया, और 4 8 32 और 4 8 32, 88 बटे 28 ये मिल गया आपको। अब देखिए 4 से अभी भी कट जाएगा, क्या 4 से अभी भी कट जाएगा, ये 4 सत्ते 28 और ये 22 बटे 7, यानी कि अनुपात जो मिल जाएगा आपको 22:7। देखिए अनुपात को हमने सरल कर लिया, तो जो मिला हमको उसी को, अंश को ऐसे लिखा, फिर अनुपात का चिन्ह लगाया, फिर हर को लिख दिया, यही हमारा हो गया अनुपात। यानी कि अगर ये 22 होगा तो ये 7 होगा, ये 44 होगा तो ये 14 हो जाएगा, यही होता है अनुपात का मतलब। यहाँ पे आसानी से आपने अनुपात निकाल लिया होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, कितने समय में 900 का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 189 रुपए हो जाएगा। कितने समय में 900 रुपए का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 189 रुपए हो जाएगा। यानी कि यहाँ प्रश्न में आपको क्या क्या दिया, देखिए 900 रुपए आपका मूलधन है, 6% का इस पे ब्याज लग रहा है, और पूछ रहा है कितने समय बाद इसका जो ब्याज हो जाएगा 189 रुपीस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कैसा प्रश्न आपके सामने आया, ये साधारण ब्याज का प्रश्न आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है, तो आप साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, PRT/100, यही फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए हमको ब्याज पता है 189 रुपीज रख दीजिए, बराबर मूलधन हमारा कितना है 900 रुपए है, 900 रख दीजिए, आर हमारा दर जो है वह 6% का है, और समय हमको टी निकालना है, और बटे 100। अब देखिए अंश में सभी चीजें गुणे में है और हर में हमारा 100 है। ठीक, तो ये 2 शून्य और 2 शून्य इसके कट जाएंगे। ठीक है, 900 में 100 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा, ये समझ गए आप। अब हमको टी निकालना है, यहाँ देखिए हर में 1 बचा है, यानी कि यहाँ 6 × टी बचा है, यहाँ पे बचा है 189, इसको लिख सकते हैं 189 बटे, यहाँ देखिए 9 बचा है तो 9 गुणे 6। ठीक, ये हो गया। अब 9 से काटिए इसको, तो ये 2 और 1 21 बार में कट जाएगा, और यहाँ बचा क्या अंश में 21 और यहाँ 6। अब देखिए दोनों ही 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 7 बटे 2, और ये क्या है आपका समय है, वर्ष है। ठीक, इसको 7 बटे 2 वर्ष लिख दीजिए, या इसको सही में लिखना चाहते हैं तो 3 सही 1 बटे 2 वर्ष। ठीक है, या 3.5 वर्ष भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आंसर लिखेंगे ये आपका सही रहेगा। 1 नंबर पे प्रश्न ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है, x² - 1 - 2y - y² का गुणनखंड कीजिए। अब ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न यहाँ पे आया। ये जो पद आपको दिया है यहाँ पे देखिए कितने, ये बीजीय व्यंजक है, इसका गुणनखंड आपको करना है। मतलब कि इसको जैसे हम 12 को लिखते हैं कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, या 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3।
तो इसका हम गुणनखंड के रूप में इस तरीके से लिखते हैं। वैसे ही इसको हमको दो पद के गुणे के रूप में लिखना है, गुणनखंड करना है। तो तीन पद का तो आप आसानी से कर लेते हो, बीच वाला पद ब्रेक कर देते हो और चार पद बन जाते हैं। पहले दो पदों में कुछ कॉमन मिल जाता है, बाद के दो पदों में कुछ कॉमन मिल जाता है और आपको फिर एक पद दोनों जगह कॉमन मिल जाता है। दो पद गुणे के रूप में आपके इस तरीके से गुणनखंड आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने पद दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक पद है, -1 एक पद है, -2y एक पद है, -y स्क्वायर एक पद है। ठीक, तो यहाँ पे आपको थोड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है। ठीक, ज्यादातर प्रश्न में देखिए या तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाता है, जो कि आपका कितने पद आता है, आपके ये 3 पद देता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये इसके होल स्क्वायर को 3 पद के रूप में लिखा जाता है। ठीक, ये हो जाता है। अब यहाँ पे जो 4 पद हमको दिए गए हैं उसमें 2 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ 2 में कॉमन मिल रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ कुछ और होगा। ठीक, क्या होगा इसको समझिए। ये बाद के 3 पद अगर आप देखें तो तीनों माइनस हैं और ये y स्क्वायर है, ये 2y है, ये -1 है। तो यहाँ पे माइनस सब में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा क्या, 1 + 2y + y स्क्वायर। अब कुछ आपको दिखने लगेगा कि क्या किया जा सकता है। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए y स्क्वायर को मैंने आगे लिख दिया और 1 को उधर लिख दीजिए। अब देखिए इस तरीके के फॉर्म में कुछ आ रहा है, नहीं दिख रहा है। अभी भी 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो अब देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा y की जगह यहाँ y का स्क्वायर है, एक a स्क्वायर की जगह y का स्क्वायर है और b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर है। ठीक, और 2ab की जगह 2 × a यानी कि y और × 1 इसी में कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना, x स्क्वायर -y + 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये इस तरीके से आपको मिल गया। अब यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये दो पद जो हैं आपको दिख गए। जो यहाँ 4 पद थे, अब ये 2 पद, इनको 2 पदों के रूप में आप देखिए। और एक फॉर्मूला और याद करिए, a स्क्वायर - b स्क्वायर का, जिसको एक ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं a + b और इनटू दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं a - b लिखा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a की जगह है x का स्क्वायर, a की जगह है x और b की जगह कितना है, y + 1। ठीक, तो अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x + y + 1, ये लिख दिया। अब यहां कितना लिखेंगे, यहां लिखेंगे x माइनस ये वाला पद b कितना है, y + 1 है, माइनस जब लगाएंगे तो एक ब्रैकेट और लगा लीजिए, या माइनस का गुणा दोनों में होगा, ये समझना है आपको। ठीक है, y + 1 ये। अब इसको इस तरीके से लिख दीजिए x + y + 1। x अब माइनस का गुणा दोनों में होगा तो -y - 1। ठीक है, कुछ लोग गलती क्या करेंगे, -y + 1 लिख देंगे। नहीं, माइनस का गुणा दोनों में होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखा करिए। ठीक है, चिन्हों का ध्यान हमेशा गणित में रखना है, कौन से चिन्ह को पहले सॉल्व करना है सॉल्व करते समय, और माइनस को जहां भी लगाएंगे देखेंगे कहीं सभी पदों में तो नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से इसका सलूशन, इसका गुणनखंड आप देखिए, 4 पद आपको घटाने में दिए थे और इसको 2 पदों के गुणे के रूप में हमने लिख दिया, ये इसका गुणनखंड हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, x का मान बताइए। x का मान बताइए। यहाँ पे क्या लिखा है, 7/5 के घाते 4 गुणे 7/5 के घाते 3 बराबर 7/5 के घाते x - 1। इसी x का मान आपको बताना है। अब घात में आपने पढ़ा है कि कहीं पे अगर लिखा है a के घाते x और इसको बराबर दिखाया है a के घाते
y को, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर y के। ठीक, ये एक चीज घात के नियमों में आपने पढ़ी है, और एक चीज आपने पढ़ी है, अगर कहीं पे a के घाते x है और गुणे a के घाते y हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के घाते x प्लस y। ठीक, ये दोनों नियम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है 7/5, यहाँ भी 7/5 है, यानी कि आधार जो है बेस वह समान है दोनों जगह। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7/5 के घाते 4 धन 3 बराबर 7/5 के घाते x माइनस 1। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7/5 यहां भी है और 7/5 यहां भी, यानी कि आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो यानी कि 4 धन 3 कितना हो जाएगा 7 बराबर x माइनस 1, या फिर x बराबर लिख सकते हैं, -1 को इधर भेजेंगे 7 में जुड़ जाएगा, एक माइनस इधर आके बराबर में प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 धन 1 लिखा जाएगा, जो कि बराबर आ जाएगा 8 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक, तो आसानी से, बस आपको नियम पता होने चाहिए, आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, x² प्लस 7x प्लस 15 में x प्लस 3 से भाग दीजिए। x प्लस 3 से हमको भाग देना है किसमें, x² प्लस 7x प्लस 15 में। तो जब भाग देना होता है तो पहला पद यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x में किस चीज का गुणा कर दें कि x² बन जाए, x का गुणा कर दीजिए आप, तो x का गुणा इन दोनों पदों में होगा, x में होगा तो ये हो जाएगा x² और प्लस 3 में होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x। इसके बाद घटाते हैं, जब घटाते हैं तो ये जो नीचे वाले पद हैं, जो ये पद हैं घटा रहे हैं, तो इनका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ प्लस x² था तो ये माइनस x² हो जाएगा, ये प्लस 3x था तो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक, अब x² में से घट जाएगा, शून्य ये कट जाएंगे आपस में, और ये 7x में से 3x घट जाएगा तो 4x बच जाएगा। अब 4x और यहाँ दो पद हैं, तो ये हम अगला पद भी यहाँ उतार लेते हैं, प्लस 15 यहाँ बचा है। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ 4x है, तो x में किस चीज का गुणा कर दें कि 4x बन जाए, तो 4 का, तो धन 4 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4x, और 4 का गुणा 3 में होगा, ये हो जाएगा धन 12। फिर घटाइए माइनस माइनस, और ये 4x घट जाएगा और 15 में से 12 चल जाएगा, बचेगा 3, ये 3 आपका शेषफल हो जाएगा और ये आपका भागफल हो जाएगा x प्लस 4। कहीं कहीं पूछ लेता है, अगर यहीं पे पूछ लेता है शेषफल और भागफल बताओ, तो आप लिख देते शेषफल 3 और भागफल x धन 4, और इस प्रश्न में ऐसे ही करके छोड़ सकते हैं, यही आपका भाग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब किसी भी कमरे का आयतन, कमरा कैसा होता है, एक घनाभ के आकार का होता है, तो लिख सकते हैं आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है आपका कमरे का आयतन, घनाभ के आयतन के बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है, तो ये जो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल होगा वह आपको दिया है 48, और ये क्षेत्रफल आया कैसे, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होता है तो कमरा आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर है 48 के, ये हमको मिल गया, ये प्रश्न में दिया हुआ है, और ऊंचाई 5 मीटर दी हुई है, तो यहां हम पुट कर देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह 48 और ऊंचाई की जगह 5 हमको दिया गया है। अब 48 का गुणा 5 में होगा तो यह आ जाएगा 240, और सब कुछ आपको मीटर में दिया है, मीटर क्यूब या घन मीटर आप लिख सकते हैं। आयतन हमारा कितना आ जाएगा 240 मीटर क्यूब, यूनिट जरूर लिखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं, यहां से आपके लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर के आपके बहुविकल्पी हो गए, 6 नंबर का आपका हो गया अति लघुत्तरीय, 11 नंबर आपके पेपर में हो गए। ठीक, यानी कि अभी आप पासिंग मार्क भी नहीं पहुंचे हो, अब आपको लघुत्तरीय अटेम्प्ट करके और नंबर आपके बढ़ाने हैं। आपको बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय से एक अच्छा बेस बना लेना है कि आपका जो
बैक लगने का डर होता है वो खत्म हो जाए। ठीक, ये बहुविकल्पी अति लघुत्तरी में आपको समाप्त कर लेना है और यहाँ लघुत्तरी में आपको समय देना है और मेहनत करना है। ठीक है, 1 ही घंटे आपको मिलेगा, तो इसलिए अब चलिए आगे सॉल्व करिए। देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक टर्न भी आएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है ए बराबर यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। ये आपको क्या देता है, ये आपको मिश्रधन देता है। मूलधन अगर इसी में ब्याज निकालना हो, जैसा कि यहाँ हमें केवल ब्याज निकालना है, तो यहाँ बाद में माइनस पी कर देते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देते हैं, लेकिन हम बाद में घटा लेंगे, कोई नहीं। अब देखिए पी हमारा कितना है, 2000 रुपए है। 1 प्लस आर कितना है हमारा, दर कितनी है, दर देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर है 10/100 और समय कितना है हमारा 3 वर्ष है। अब सबसे पहले यहाँ क्या हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है, 1 प्लस 10/100 है, 10/100 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से इसको भी काट दीजिए, 10 से इसे काट दीजिए, तो ये 10 बच जाएगा, ये एक बार में कटा है तो ये 1/10 हो जाएगा। अब हर समान करेंगे 10, यहाँ 10 का गुणा होगा, एक जुड़ेगा, 11/10 बच जाएगा और इसके घात में है 3, 11/10 के घात में है 3, यानी कि 11/10 का 3 बार गुणा आप कर लीजिए, 3 बार गुणा कर लिया। इस शून्य से ये शून्य कटा, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा। अब 2 गुणे 11 11 121 और गुणे 11, 11 का क्यूब याद हो तो आप सीधे लिख सकते हैं। अब देखिए नहीं याद है तो गुणा कर लीजिए, 11 के नम 11, 11 दूनी 22, 1 23 हो जाएगा और 11 के नम 11 और 2 कितना हो गया 13 और 2 गुणे 13 से 31, तो ये हो जाएगा 2662, 2662 रुपए, ये आपका आ गया मिश्रधन 3 वर्षों का। अब अगर आपको ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो ये आप मिश्रधन में से मूलधन घटा दीजिए, तो ये आपका, ये आप हिंदी में ही लिखिएगा, ठीक है, या फॉर्मूले में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 6262 माइनस मूलधन आपका कितना है 2000, आपका ब्याज जो आ गया 662 रुपए आ गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 है, 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12 में 3x माइनस 6 से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भाग हम देंगे तो हमको भागफल शेषफल मिल ही जाएगा, तो चलिए भाग देते हैं। देखिए 3x माइनस 6 से हमको भाग देना है किसमें, 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12 में, ठीक, यही हमको भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे पहला पद है 3x और यहाँ पे 15x³, तो भाग दीजिए, यहाँ पे 3x को हमको 15x³ बनाना है, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा, x को x³ से क्यूब बनाने के लिए स्क्वायर से गुणा करना होगा, तो 5x² से यहां हम गुणा कर देंगे, तो 5x² का गुणा होगा 3x में, तो हो जाएगा 15x³ और फिर 5x² का गुणा होगा -6 में, 6 × 5 = 30 और माइनस 30x², ये हो जाएगा। अब घटा दीजिए, घटाएंगे ये माइनस ये प्लस, अब ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, घट गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे नीचे प्लस 30x² है, यहाँ माइनस 20x², तो प्लस 10x², ये हमारा बच जाएगा। अब फिर से हम भाग करेंगे, भाग करने से पहले हमको ये अगला पद उतारना होगा। अब अगला पद हमने उतार लिया। अब यहाँ पे देखिए हमको 3 को बनाना है 10, 3 को 10 कैसे बनाएंगे, तो किससे गुणा करना होगा, गुणा कर दीजिए आप 10/3 से, तो बटे में जो 3 है उससे ये 3 कट जाएगा और 10x जो है हमको 10 मिल जाएगा। और यहाँ पे x वाला देखिए, यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x से गुणा कर देंगे,
यानी कि 3x में 10/3x से गुणा करेंगे तो 10x² मिल जाएगा, और फिर 10/3x से गुणा करेंगे 6 में तो ये कितना, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और -2 ये हो जाएगा, -2 का गुणा हो जाएगा 10x में तो ये हो जाएगा -20x। अब घटा दीजिए, घटाने के लिए माइनस और ये प्लस, ये पूरा शून्य, और ये 13x और 20x 33x आ गया। अब ये 33x आ गया, इसके बाद भाग करेंगे तो फिर 33x, अब यहाँ पे -12 उतार लेंगे। अब 3x को 33x बनाना है तो सिंपल सा 11 से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा 33x, और फिर इसके बाद -6 है तो ये हो जाएगा -66, 11 का गुणा होगा 6 में। अब इसके बाद घटाइए, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया तो 12 इसमें से घट जाएगा तो ये 4 और 5 54, 54। अब ये 54 सिंगल एक पद बचा है, इसके बाद कोई पद है नहीं, तो ये 54 जो है यहीं पे ऐसे रहेगा, और ये क्या कहलाएगा, ये हमारा शेषफल कहलाएगा। ठीक है, ये अलग से आप लिख दीजिएगा नीचे, शेषफल जो हमारा आ जाएगा 54, और जो हमारा भागफल आ जाएगा वह ये आ जाएगा 5x² प्लस 10/3x प्लस 11। ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। इसको अलग से नीचे लिख लीजिएगा, ये भाग देने के बाद, जिससे एग्जामिनर को देखने में आसानी हो और ये 2 नंबर पूरे आपको मिल जाए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। यहाँ पे आपको इन संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने में पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखिएगा, माध्यिका जब भी आपको निकालना है तो संख्याओं को क्रम में लगा लेना है, उसके बाद कितनी संख्याएं दी गई हैं ये गिन लेना है, वो सम है या विषम है उस अनुसार माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा। ये इतना सा स्टेप आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं दी गई हैं अभी हम गिन लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हम एक क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट में और डबल डिजिट में संख्याएं हैं, तो सिंगल डिजिट में आप देखिए 8 है, 9 है, और कोई संख्या सिंगल डिजिट में नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 8 हो गई, फिर 9 हो गई। ये 2 संख्याएं हमने लिख ली। इसके बाद देखिए 10 यहाँ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो ये 10 2 बार आ गया। इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, 10 के बाद हमको यहाँ 11 मिल रहा है, तो 11 लिख लीजिए। इसके बाद हमको 12 मिल रहा है, 12 हमने लिख लिया। ये पहली 5 संख्याएं हमने लिख ली। इसके बाद 12 के बाद यहाँ देखिए 13 आ रहा है, 13 को लिख लीजिए। 13 के बाद देखिए क्या आ रहा है, 13 के बाद हमको 19, 20 और 22 दिख रहा है, और कोई संख्या हमारी रह नहीं गई है, तो ये हमारा 19, 20 और 22। अब यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं दी गई थी हमको, 4 ये और 4 ये, 8 2 10 संख्याएं दी गई हैं, और यहाँ पे 4 4 8 2 10 संख्याएं हमने लिख ली हैं, यानी कि सही हमने सभी संख्याओं को इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे। और ये n जो है, संख्याओं की संख्या कितनी है, 10 है, जो कि सम है। तो सम में माध्यिका का फॉर्मूला जो लगता है, ये बड़ा वाला फॉर्मूला जो आपका होता है वो लगता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1, ये +1 अलग से होता है। ठीक, यहां ध्यान रखिएगा, ये अंश में, जो विषम वाले में फॉर्मूला होता है वहां अंश में 1 जुड़ता है, यहाँ अलग से 1 जुड़ता है। वे पद का मान, यानी कि एक पद ये जुड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे और /2, 2 से भाग कर देंगे, यानी कि उन दोनों का औसत हम ले रहे हैं। तो देखिए n/2वें पद का मान, n की वैल्यू 10 है, यानी कि 10/2, यानी कि 5वें पद का मान, 5वें पद का मान, और धन ये कितना आएगा, 5/10/2, 5 धन 1, यानी कि 6वें पद का मान, और /2 5वां पद कितना है। अब 5वां पद आपको देखना कहाँ है, यहां भी ध्यान रखना है। 5वां पद इसमें मत देखने लगिएगा, जो क्रम से आपने लगाया है इसी में आपको देखना है 5वां पद। ये 2 3 4, ये 5वां पद 11, 6वां पद 12। ठीक, तो 11 धन 12/2, ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 23/2। 23/2 लिख करके छोड़ दीजिए या भाग दे दीजिए,
ये आपका आ जाएगा 11.5। मान कितना आ गया, 11 और 12 का औसत कितना होगा, 11.5। और यही प्रश्न आपसे अगर बहुविकल्पी में पूछा होता, ठीक है, तो वैल्यूज कुछ कम रहती, आप देख के ही क्रम में जैसे ही लगाते तो 4 संख्याएं इधर आप छोड़ते, 4 संख्याएं इधर छोड़ते, बीच वाली 2 संख्याओं का औसत लेकर के वही आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपको 9 ही संख्या दी रहती, ये 22 नहीं दिया रहता, तो ये जो है आपका 11 जो हो जाता, ये अपने आप माध्यिका बन जाता। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या 15 है, यदि एक रोलर का व्यास 17 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब समझिए इस तरीके से, यहाँ पे इस प्रश्न को थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत है। आपने देखा होगा सड़कों पे रोलर चलते हुए, तो रोलर क्या होता है, एक बेलन होता है जो आगे पहिए की तरह लगा होता है। ठीक है, तो वो रोलर जो है जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है वो घूमता जाता है और क्या है, जमीन को समतल करता जाता है। ठीक, और कितनी जमीन वह जैसे एक राउंड मारेगा तो कितनी जमीन समतल करेगा, ये आपकी सोचने वाली बात है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहीं से ये प्रश्न सॉल्व होगा। अब देखिए, यदि एक रोलर का व्यास 17 सेंटीमीटर है, लंबाई 2 मीटर है, व्यास आपको बता दिया 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। ठीक, अब आप मेरा साथ दीजिएगा, इमेजिन करिएगा, सोचिएगा। देखिए रोलर इस तरीके से होगा, ये आगे इस तरीके से लगा होगा रोलर, और ये आगे ऐसे घूम के चलता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, घूम के चलता जाएगा। अब इस रोलर का जो व्यास आपको दे दिया है वह कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर व्यास दिया है आपका, 70 सेंटीमीटर। तो ये कितना, अगर हम त्रिज्या लिखना चाहें r तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से त्रिज्या आप लिख लोगे 35 सेंटीमीटर। आपको लंबाई जो दिया गया है 2 मीटर दिया गया है। अब चाहे लंबाई को 2, लंबाई मतलब क्या हो गया, लंबाई मतलब ये आपकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, या बेलन जो आप पढ़ते हो, बेलन जो आपने पढ़ा है जिससे जुड़ा यह प्रश्न है, ये आपका हाइट आप पढ़ते हो h, ये h क्या है आपका 2 मीटर दिया गया है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। ठीक, इतना आप समझ गए। अब आपने पढ़ा है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं, संपूर्ण में ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, और वक्र पृष्ठ में ये जो कर्व वाला एरिया होता है, ये जो गोले का कर्व वाला एरिया होता है, जो आप इधर से जो घुमावदार एरिया होता है, सिलेंडर जो आप छू सकते हो, ठीक है, जो जमीन पे टच हो रहा है, उस पार्ट की बात की जा रही है, ये वक्र पृष्ठ। ठीक, चटाई आपके घरों में होगी, चटाई का आप समझिए कि एक आप इस तरीके से सिलेंडर बना दीजिए चटाई का, या एक पेज ले लीजिए, आप अपने कॉपी से एक पेज ले लीजिए और उसको गोल करके इस तरीके से ये बेलन के आकार का इस तरीके से बना दीजिए। ठीक, वो आपका एक खाली सिलेंडर बन जाएगा। अब पेज में क्या है, आपकी लंबाई है और चौड़ाई है जिसको आपने बेलन बनाया है, और वो बेलन अगर आप खोल देते हैं तो वो एक क्षेत्रफल कवर कर लेता है। उसी तरीके से ये है, ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वह उतनी ही एक चक्कर में वह उतना ही कवर करेगा, उतना ही नापेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो बेलन है अगर एक चक्कर इसने घूम लिया तो अपने वक्र पृष्ठ जितना इसका क्षेत्रफल था उतना यह समतल करते चला गया। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं एक चक्कर में चला गया क्षेत्र, ये आप लिख लेंगे चला गया क्षेत्र, तो ये बराबर किसके होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ के, बेलन पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ में जितना इसका क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ होगा, एक चक्कर में उतना ही तो ये दूरी तय कर पाएगा, उतना ही तो एरिया कवर कर पाएगा। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू h, यही होता है। और यहाँ पे r को आप चाहिए तो क्योंकि वर्ग मीटर में आपसे उत्तर पूछ रहा है
तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35 मीटर। अब ये आपका 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है आपका, आर है 0.35 और ये कितना है आपका, हाइट है 2। ठीक, ये इतना एक चक्कर में चलेगा, एक चक्कर में। अब आपसे पूछ रहा है 50 चक्कर में, 50 चक्कर में, 50 चक्कर में चला गया क्षेत्र, ये बराबर हो जाएगा, इसी में 50 का गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 0.5 गुणे 2 गुणे 50। ठीक, अब ये 2 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 100, और 100 का गुणा 0.35 में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 22/7 गुणे 35। ये आपका मान मिल गया। ठीक है, इसको इतना हम लिख सकते हैं। अब 7 से 35 को काट दीजिए, 7 × 35 और 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 और 22 का गुणा 10 में तो 220 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 लाइन में देखिए आपका सॉल्व हो गया। बस आपको मुझे इमेजिन कराना था। ये चीज अगर आप समझ पा रहे होंगे कि जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ क्या है, क्षेत्रफल है, और जितना उसका क्षेत्रफल होगा वही तो वो एक चक्कर में कवर कर पाएगा। ठीक है, ये आप करके देखिएगा, कॉपी का पन्ना मोड़िएगा और कॉपी का पेज समझिए। एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, कॉपी का जो आपका पेज है उसको आप मोड़िए, एक वृत्त बनाइए, इस तरीके से ये वृत्ताकार हो जाएगा, उसका आप त्रिज्या नाप लीजिए और उसके बाद ये आपका h हो जाएगा जो पेज की लंबाई होगी, उसका आप इस तरीके से बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और कॉपी का जो आपका पेज है उसके लंबाई चौड़ाई से आप उसका क्षेत्रफल आयत की मदद से निकाल लीजिएगा, देखिएगा सेम आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। ये एक तरीका था, इसको एक करने का एक तरीका और है। एक बार और मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कराया है एक तरीके से, और कि आप देख लीजिए कि एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा वो आपको पता चल जाएगा, और फिर 50 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा वो आप निकाल लोगे, और उसके बाद आपको ये चौड़ाई पता है, दूरी कितनी तय किया ये आपको पता चल गया है, वो आपकी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई कवर करते गया है तो एक आयत फॉर्म किया, उस आयत का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो भी पता चल जाएगा कि रोलर ने कितने वर्ग मीटर कवर किया। ये 220 वर्ग मीटर उस तरीके से भी आएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाए होगे, देख लीजिए आप फिर से। ठीक है, हमने बस क्या देख लिया कि एक चक्कर में बेलन अपने वक्र पृष्ठ के बराबर चलेगा, बस सॉल्व कर दिया, सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 16 है, लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब समझिए कि एक लोहे का बड़ा टुकड़ा है। ठीक, लोहे का इस तरीके से घनाकार बड़ा टुकड़ा है आपके पास। ठीक है, जिसमें से छोटे छोटे टुकड़े जो है वह काट के निकालने हैं। ठीक है, ज्यादातर ये आपने लकड़ी में देखा होगा। ठीक है, तो लकड़ी ही समझ लीजिए, लकड़ी में से छोटे छोटे टुकड़े जो है ये काट के निकालने। जैसे आप देखिए आपके डस्टर के ऊपर एक लकड़ी लगी होती है। ठीक, तो उसी के आकार का समझ लीजिए कि एक बड़ी लकड़ी है और उसके डस्टर के बराबर के छोटे छोटे टुकड़े आपको काट के निकालने हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको संख्या बताना है कि कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बड़ा गुटका होगा उसका जो आयतन होगा, और जब छोटे छोटे पीस आप काट लोगे, ठीक, उसके बाद जो छोटा गुटके के आप रखोगे, छोटे छोटे गुटकों को फिर बना करके वही घनाभ बनाया जा सकता है। छोटे छोटे गुटकों के रख करके फिर वही आप घनाभ बना सकते हो। ठीक है, तो बड़े गुटके का जो आयतन होगा और जो छोटे छोटे गुटके होंगे उसका जो आयतन होगा वह दोनों का आयतन जो है वह बराबर होगा। और संख्या अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, बड़े वाले गुटके में छोटे वाले जो गुटके है उसके आयतन से भाग कर दोगे तो आपको संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न इसी पे हो गया। संख्या जो होगी गुटके की, जो संख्या होगी गुटके की संख्या बराबर हो जाएगा लोहे के घनाभ, लोहे के घनाभ, लोहे के घनाभ
का आयतन बटे आप क्या लिख सकते हैं, एक गुटके का आयतन, ये लिख दीजिए। अब बड़े का आयतन कितना हो जाएगा, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहा है। अब घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है 75 गुणे चौड़ाई कितनी है 15, ऊंचाई कितनी है 5, और यहाँ पे छोटे गुटके का कितना है साइज, तो 15 गुणे 3 गुणे 1, 15 गुणे 3 गुणे 1। ये देखिए 15 हर में है, अंश में है, कट जाएगा, और 3 से काट देंगे 75 को, तो कितनी बार में 2 और 5 बार में कट जाएगा 25, और 25 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो ये हो जाएगा 125 गुटके जो है वह बनेंगे, ठीक है। इस घनाभ से 125 गुटके बनाए जा सकते हैं, ये भी प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। अब इसके बाद देखिए टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 रुपए है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आ जाएगी, ठीक है। उसके मूल्य में कितनी गिरावट आ जाएगी, तो यहाँ पे देखिए कि एक टेलीविजन सेट का आपको दाम दे रखा है और बोला कि हर वर्ष जो है 8% से घट जा रहा है, 3 वर्ष बाद उसका मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। ये आप समझिए कि एक तरीके से किस पे बेस्ड होगा, इसमें क्या सूत्र लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज का। क्यों, क्योंकि ये हर साल 1 साल के बाद जो मूल्य होगा उसमें फिर 8% की घटोत्तरी होगी, फिर 2 साल बाद जो मूल्य होगा फिर उसमें 8% की घटोत्तरी होगी, तब 3 साल बाद आपको जो घटा हुआ मूल्य मिलेगा, और कुल कितनी गिरावट होगी, उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक। इस तरीके का प्रश्न हो या जनसंख्या वाला प्रश्न हो, जनसंख्या में ज्यादातर वृद्धि दिखाता है तो वहां भी चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला लगता है, ठीक। यहाँ पे सीधे सीधे आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाइए, जो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन P1 प्लस R/100 टू द पावर T। अब यहां एक चीज देखिए कि घटोत्तरी हो रही है, जब घटोत्तरी होती है तो यहां देखिए जुड़ता तब है, ये जुड़ता तब है जब धन का चिन्ह, जब ये बढ़ता है, धन जो है, जो हमारा मूल धन होता है वह बढ़ रहा होता है। यहाँ पे मूल क्या है, वो घट रहा है, घटोत्तरी है, तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दोगे, P आपका कितना है 15,625 और 1 माइनस R 8 है बटे 100 के घाते वर्ष कितना है 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट में, तो 4 से ऊपर नीचे काट दोगे, 2/25 हो जाएगा, और 1 माइनस 2/25 कितना आ जाएगा 23/25 के घाते 3 है, तो 23/25 का 3 बार गुणा हो जाएगा 15,625। इसी 25 का क्यूब होता है 15,625, तो ये आसानी से पूरा कट जाएगा, ये 23 गुणे 23 गुणे 23, यही आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12,167। 12,167 क्या है आपका, ये टीवी का जो है वह गिरा हुआ दाम हो जाएगा 3 वर्ष बाद। अब गिरावट अगर आपको निकालनी है कितनी आई, तो इसी 12,167 को घटा दीजिए 15,625 में से, तो कितना आ जाएगा 3,458। ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये प्रश्न संख्या 17 है आपका, इसको सही कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 17, ठीक। तो इस तरीके से ये आपको उत्तर मिल गया, 3,458 रुपए की गिरावट आ जाएगी 3 वर्ष बाद टेलीविजन सेट के दाम में, ठीक। समझ में आ गया होगा प्रश्न, देख लीजिए एक बार। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, संलग्न चित्र में कोण AOC 110 अंश है, AOC 110 अंश है, 110 अंश इस कोण का मान दिया गया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन कोणों का मान आपको निकालना है, ठीक। अब देखिए कोण ADC, कोण ADC आपको निकालना है, तो बहुत ही आसान है। ये एक आपका वृत्त दिया गया है, वृत्त में O केंद्र है आपका, और ये आपका AC एक जीवा है। AC क्या कर रहा है, AC आपके वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है, ठीक, 2 भागों में बांट रहा है, और ये ऊपर का भाग जो है यह एक वृत्तखंड है। अब इस वृत्तखंड में इसी AC के द्वारा आप देखिए केंद्र पे कोण बन रहा है 110 अंश का, और इसी AC के द्वारा
यहाँ परिधि पे कोण बन रहा है ADC, तो ये कितना होगा? कोण ADC जो होगा आपका, ये आधा होगा कोण AOC के। क्यों? क्योंकि जो केंद्र पे बना कोण होता है वह दोगुना होता है परिधि पे बने कोण के, यानी कि परिधि पे बना कोण आधा होगा केंद्र पे बने कोण का। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 55 अंश। कोण ADC का जो मान आ जाएगा ये आ गया आपका 55 अंश, ये आपने निकाल लिया। इसके बाद आप लिखिए, देखिए कोण ABC का मान आपको निकालना है, कोण ABC का मान निकालना है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? कोण ABC, इसको निकालने के लिए आप लिखिएगा चतुर्भुज ABCD में, यहाँ पे आपको एक चक्रीय चतुर्भुज भी दिख रहा है, ये ABCD, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और ये क्या है? ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि उनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 55 अंश है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 55 अंश। तो 180 में से 55 अंश घटा दोगे आप, तो आपको कितना मिल जाएगा? 125 अंश। इसका मान मिल गया 125 अंश। और कोण OAC इसका मान निकालना है, तो आप लिखिएगा त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में, ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है AO और C, ये त्रिभुज आपको दिखाई दिया यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है। अब त्रिभुज में OA देखेंगे और OC देखेंगे तो दोनों ही त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्या है, यानी कि इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं वह बराबर हैं, यानी कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु में क्या होता है कि जो आमने सामने की जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। अब आपको ये तीसरा कोण पता है, तो अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? थीटा धन 110 अंश, और ये बराबर किसके होता है? 180 अंश के, यानी कि 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, 70 अंश, और थीटा का मान कितना आ जाएगा? 35 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 तक पूरा मैंने सॉल्व करा लिया। अब आपके देखिए कितना आपका नंबर आ रहा है, आप कमेंट करके बताइए। इस तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आपको लगे होंगे। कैसे प्रश्न आपको लगे कमेंट करके बताइए, कैसा पेपर आपको लगा ये कमेंट करके बताइए। और यहाँ से डेफिनेटली आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे आपके परीक्षा में, तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपके सभी मित्र जो हैं ये सॉल्व कर लें। ठीक है, बिल्कुल रात में मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, पूरा आपके लिए मैं लगा हुआ हूँ। आज मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी सॉल्व कराए हैं और ये भी करा रहा हूँ आपके लिए। लगातार मॉडल पेपर सेट करके मैं यहाँ पे एक एक प्रश्न लेके आ रहा हूँ, तो बहुत मेहनत लग रही है। इस मेहनत को आपको सफल करना है, सभी तक इस क्लास को पहुंचाना है। अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। और इसी तरीके के मॉडल पेपर्स और आपको मिलेंगे, उनको भी जरूर अटेंड करिएगा। सभी मॉडल पेपर सॉल्व करके जाइएगा। 1 घंटे के अंदर आपको पेपर कर लेना है। कितने नंबर आपके बन रहे हैं ये देख लेना है। आपको ज्यादा मौका नहीं मिलता है परीक्षा में। देखिए एक दिन आपको 3 पेपर देने होंगे, तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी बनाइए। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक ऐसे ही सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लगातार पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ऐप का भी लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को भी डाउनलोड करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।